चलिए सभी को नमस्कार। पिछले पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला जो भौतिक प्रदेश है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग उसी में जो दूसरा टॉपिक है उत्तर का विशाल मैदान, उसके बारे में जानेंगे हम लोग थोड़ा सा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पढ़ाने के पहले एक बार मैं आप लोगों को लोकेशन भारत के मानचित्र पे आप लोग देखें इसको कि उत्तर का जो विशाल मैदान है वो कहाँ अवस्थित है। तो अगर भारतीय मानचित्र पे देखेंगे तो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र था, ठीक उसके दक्षिण में उत्तर के विशाल मैदान का विस्तार है। अगर देखें तो मानचित्र के हिसाब से देखें तो जो उत्तर का विशाल मैदान है वो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बीच में पड़ता है। ये एक उसका स्लाइड है जो उत्तर के विशाल मैदान का है। एक और है, इसमें दिखाया गया है कि जो ये आप लोग देख रहे होंगे ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक और आउटर हिमालय जो बोलते हैं, उसके बाद उसे गिरिपथ से यहाँ से शुरू होता है ये प्लेन। तो जो इसकी गहराई है वो आगे भी बताया जाएगा। उसकी गहराई आप देखेंगे इसमें इस वाले स्लाइड में, तो आप लोग देख रहे होंगे कि हिमालय की तरफ जो जलोढ़ की गहराई है वो अधिक है, और जैसे जैसे हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की तरफ यानी दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी गहराई कम होती जाती है। इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह नवीन भौतिक प्रदेश है जिसका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति के बाद हुआ। अब हिमालय की उत्पत्ति के बाद क्या हुआ कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके और हिमालय के बीच में एक दरार घाटी का एक ट्रेंच कहें तो उसका निर्माण हो गया था, जिसमें हिमालय से निकलने वाली नदियों ने अपने द्वारा लाए गए जलोढ़ों के निक्षेपण से इस उत्तर के मैदान का निर्माण किया। क्षेत्रफल की बात करें तो यह 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। और अगर देखें आप तो पश्चिम में पंजाब से लेके पूरब में नागालैंड की सीमा तक यह 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यहाँ हम लोग अगर मानचित्र पे देखें तो यहाँ पंजाब की सीमा से लेके और दूसरी तरफ नागालैंड की जो सीमा है पूर्वोत्तर में आप देख रहे हैं वहां तक के 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई की अगर बात की जाए तो यह 100 से 500 किलोमीटर के बीच है। मानचित्र पे आप लोग देख रहे होंगे कि इसकी जो चौड़ाई है वो पश्चिम में अधिक है और पूरब में इसकी चौड़ाई कम है। औसत ऊंचाई मैदानों की जो है वो 250 मीटर है। अब औसत ऊंचाई 250 मीटर और जलोढ़ों की गहराई जो है वो 2000 मीटर तक पाई जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि गहराई की, जलोढ़ों की गहराई की अगर बात करें तो हिमालय से जैसे जैसे आप प्रायद्वीपीय पठार की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी गहराई में कमी आती जाती है। अब संरचनात्मक विशेषताओं और ढाल के आधार पर जो उत्तर का विशाल मैदान है उसको 4 भागों में बांटा जाता है। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा मैदान को भाबर। संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि संरचनात्मक विशेषताओं और ढाल के आधार पर इस मैदान को 4 भागों में बांटा गया है: भाबर, तराई, बांगर और खादर। अब हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे। अब इसको देखने से पहले थोड़ा सा इस मानचित्र को देखिए, इस चित्र को देखिए आप लोग। यहाँ आप देखेंगे उत्तर में हिमालय पर्वत, हिमालय के बाद ये भाबर का क्षेत्र है, भाबर के बाद ये तराई और ये बांगर और ये खादर। थोड़ा सा इसको आप लोग समझें। यहाँ पे होता क्या है, आप ये लोग देख रहे हैं, होता क्या है कि जो ऊंचे ऊंचे जो पर्वत होते हैं उनसे जब नदियां निकलती हैं तो
नदियों का ढाल जो है काफी तीव्र होता है, पर्वतों से उतरते समय उनका ढाल काफी तीव्र होता है, जिस कारण उनकी गति भी काफी तेज होती है। और इस गति के कारण जो नदियां हैं अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बोल्डर आसानी से लुढ़का कर लेके आती हैं। लेकिन जैसे ही ये नदियां पर्वतों से नीचे उतर के मैदानों में प्रवेश करती हैं, इनके ढाल में अचानक कमी आ जाती है। और ढाल में जब इनके कमी आती है तो इन बोल्डरों पत्थरों कंकड़ों को बहाने की शक्ति उनमें नहीं रह जाती। तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि इन पर्वत पदीय क्षेत्रों में, यानी जहाँ पे पर्वत समाप्त होते हैं और मैदानों की शुरुआत होती है, वहां पर ये नदियां इन बड़े बड़े कंकड़ पत्थर और बोल्डरों को जमा कर देते हैं, जिससे यहाँ पे एक कंकड़ पत्थरों से युक्त पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है, जिसे भावर कहते हैं। अभी आगे थोड़ा सा इसमें हम लोग और देखेंगे। इसके बाद जब नदियां और आगे बढ़ती हैं तो ढाल में और कमी होती जाती है, और जैसे इसे और कमी होती है तो वो छोटे कणों को भी बहाने में समर्थ नहीं रहती हैं। तो वो क्या करती हैं कि इन भाबर के जस्ट बाद इन महीन कणों को, जिसमें छोटे कंकड़ पत्थर और चिकनी मिट्टी होती है, ला के इन क्षेत्रों में जमा कर देती हैं। इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे बांगर और खादर दो और इसमें है। तो बांगर जो क्षेत्र होता है वो ऐसा उच्च क्षेत्र होता है जहां पर नदियों के बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुंच पाता। और खादर ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे नदियों के बाढ़ का जो जल है वो हर साल पहुंचता है, जिससे इसका नवीनीकरण होता रहता है। इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं आगे। भाबर यह शिवालिक के गिरिपद के सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक अविच्छिन्न रूप से 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। अगर आप देखें तो जैसे ही शिवालिक पर्वत से आप नीचे उतरेंगे, यानी जहां मैदान और पर्वत आपस में मिलते हैं, उसको गिरिपद बोला जाता है। गिरि मतलब पर्वत और पद मतलब उसका नीचे का हिस्सा। पद मतलब वैसे पैर होता है। तो एक तरह से कहें कि पर्वतों का जो पाद क्षेत्र होता है, यानी पैर, एक तरह से उसको समझ सकते हैं। यानी जहां पे पर्वत समाप्त होते हैं वहां से लेके दक्षिण की तरफ आप देखें तो 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में यह सिंधु नदी से लेकर और पूरब में तीस्ता नदी तक अविच्छिन्न रूप से, कंटिन्यूअस रूप से फैला हुआ है। उसके बाद ये थोड़ा सा खंडित हो जाता है। गिरिपद में स्थित होने के कारण जो नदियां हैं इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कंकड़ पत्थर बोल्डर इत्यादि लाकर जमा कर देती हैं, जिससे पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है। अभी जैसे मैंने बताया कि पर्वतों से जब नदियां नीचे उतरती हैं तो उनके ढाल में अचानक कमी हो जाती है। ढाल में कमी होने के कारण ये इन पत्थरों कंकरों और बोल्डरों को बहा के ले जाने में सक्षम नहीं रह जाती है, जिसके कारण वो पर्वत के पदीय क्षेत्रों में इसको क्या करती हैं, जमा कर देती हैं, जिससे इस भाबर प्रदेश का निर्माण होता है, भाबर क्षेत्र का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में पहुंचकर बहुत सारी जो छोटी छोटी नदियां हैं वो लुप्त हो जाती हैं। लुप्त मीन्स गायब नहीं होती हैं, वो इन बड़े बड़े बोल्डरों और पत्थरों के नीचे से बहने लगती हैं, जो ऊपर दिखाई नहीं देती हैं। तो ऐसा लगता है कि ये नदियां क्या हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं। इस क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचाई पाई जाती है। यह क्षेत्र जो है वो लगभग समुद्र तल से 2 से 300 मीटर ऊंचा है। ये भाबर क्षेत्र के चित्र हैं, आप देख रहे होंगे, पिक्चर है जो ये भाबर क्षेत्र में इस तरह के बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बोल्डर पाए जाते हैं। तराई, भाबर के बाद तराई आता है। भाबर प्रदेश के दक्षिण में, यानी जैसे ही भाबर प्रदेश समाप्त होता है उसके दक्षिण में, आप उत्तर से दक्षिण की तरफ इमेजिन करके चलिएगा आप लोग, ये सोच के कि हिमालय पर्वत से आप प्रायद्वीपीय पठार की तरफ जा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो भाबर प्रदेश का विस्तार जस्ट शिवालिक पर्वत से जैसे ही आप नीचे उतरेंगे 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में है। और उसके जस्ट बाद भाबर प्रदेश के दक्षिण में उसके समानांतर ही 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में यह प्रदेश फैला हुआ है, जिसे तराई के नाम से हम लोग जानते हैं। इसकी रचना
रेत, छोटे कंकड़, पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से हुई है। भाबर प्रदेश के दक्षिण में, ये तो मैं बता दिया, भाबर प्रदेश में धरातल के नीचे जो नदियां बह रही थी वो यहाँ पर धरातल पे बहता हुआ दिखाई देती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो छोटी नदियां हैं वो भाबर प्रदेश में इन बड़े बड़े कंकर, पत्थर और बोल्डरों के नीचे से बहती हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं। वो नदियां तराई क्षेत्र में आके धरातल पे बहता हुआ दिखाई देती हैं। यह निम्न उच्चावच वाला समतल क्षेत्र होता है जहां नदियों का जल इधर उधर बहकर दलदली क्षेत्र का निर्माण करता है। पूर्व में यह जो संपूर्ण क्षेत्र था वो वनों से आच्छादित था, लेकिन वर्तमान समय में जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है और इस जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्यान्नों की आवश्यकता पड़ी है। तो मानव ने इन तराई के जो वन हैं उनको साफ करके इन क्षेत्रों में खेती करना धीरे धीरे प्रारंभ कर दिया है। और वर्तमान समय में आप देखेंगे तो बहुत सारे तराई के जो वन हैं वो साफ हो चुके हैं। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र है। आप पश्चिम में देख रहे होंगे ये सहारनपुर से लेके और पूरब में जो कुशीनगर बिहार का बॉर्डर है वहां तक ये जो क्षेत्र है वो पूरा तराई का ही क्षेत्र है। आप देख रहे होंगे यहाँ सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, ये जो पूरे क्षेत्र हैं इन पूरे क्षेत्रों में तराई का विस्तार पाया जाता है। और इसमें बहुत सारे वनों, जैसा मैंने बताया कि पूर्व में बहुत सारे वन थे, पूरा क्षेत्र वनों से आच्छादित था, तो बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य भी पाएंगे। आप देखेंगे यहाँ बहराइच में, लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत में। ये तराई के कुछ वनों का चित्र है। इसके बाद आते हैं हम लोग बांगर पे। यह मैदानों का वह ऊंचा भाग है जहां नदियों के बाढ़ का जो पानी है वो प्राय नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसका मतलब है कि कभी ना कभी यहाँ पे नदियों के बाढ़ का पानी पहुंचा होगा। तो पूर्व में कभी नदियां अपने बाढ़ के द्वारा इन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण की थी, लेकिन अब यह ऊंचा क्षेत्र हो गया है जिसके कारण नदियों का जो पानी है वो इन क्षेत्रों में प्राय नहीं पहुंच पाता है। सतलज के मैदान एवं गंगा के ऊपरी मैदानों में इसकी अधिकता पाई जाती है। अगर इसकी अधिकता आप देखेंगे तो पश्चिम में सतलज के मैदान यानी पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है उसमें, गंगा के ऊपरी मैदानों में यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी अधिकता पाई जाती है। अब इसमें कुछ विशेष प्रकार की स्थिति होती है। अधिक कृषि करने के कारण, अधिक सिंचाई के कारण, अधिक उर्वरकों के उपयोग के कारण इसमें क्या हुआ है, अपरदन के कारण कहीं कहीं इसकी ऊपरी मुलायम मिट्टी हट गई है एवं कंकरीली मिट्टी उभर के सामने आ गई है, जिसे भूण के नाम से जानते हैं। इसके अलावा रेह एवं कल्लर, तो बांगर मिट्टी के कुछ क्षेत्रों में